नमस्कार दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम एएलपी 2024 में जितने भी क्वेश्चन सीबीटी 1 में आए हैं केमिस्ट्री उसका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, डिटेल्स के साथ सॉल्यूशन देखेंगे। आप पूरा प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि किसकी पहचान गंध से की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें जल में डिटॉल की पहचान गंध से की जा सकती है। जल में नमक की पहचान नहीं कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट नहीं कर सकते हैं, चीनी का नहीं कर सकते हैं। जल में डिटॉल की पहचान गंध से की जा सकती है। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। नमक, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है जी? तो NaCl होता है। ठीक है, एग्जाम में आएगा साधारण नमक का आणविक सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो इसे कितना हो जाएगा? 23 होता है। और इसे कितना होता है? 35.5 होगा। तो पूरा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5 AMU। अच्छा है यू। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड। तो सोडियम क्लोराइड का जो आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 58.5 यूनिफाइड या एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ जानते हैं ऑप्शन के बारे में। ठीक है, अब आप अगला ऑप्शन दिया गया पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट को क्या बोलते हैं जी? लाल दवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? लाल दवा। एग्जाम में आएगा कि लाल दवा का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्मूला देख लेते हैं इसका जी, KMnO4। ठीक है, KMnO4 का बोलते हैं जी पोटेशियम परमैंगनेट। क्वेश्चन आ गया कि पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। ठीक है, चलिए समझते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। तो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? इसकी संयोजकता 1 होती है। अलग एलिमेंट आता है तो प्लस लगाते हैं, जिसका निकालना है उसको x लिखेंगे, प्लस अलग एलिमेंट आएगा तो x लगाते हैं। ऑक्सीजन कितनी होती है? -2 होती है। कितने जी? -2 होती है। और 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। इसको सोल्यूशन करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा जी हमारा जी? 7। यानी पोटेशियम पर मैग्नेट में मैग्नीज की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है जी? 7 होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के में चीनी के बारे में जानते हैं। चीनी फार्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। अब इतना तो कंप्लीट होता है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोला गया है, देखिए जी, जानते हैं ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में चेंज क्या कहलाता है जी? ठोस से द्रव में बदले बिना गैस अब चेंज होना क्या हुआ? ऊर्ध्वपातन बोला जाता है, सबमिलिएशन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो यहाँ पर ठोस CO2 को दबाव को एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था में चेंज किए हुए सीधे गैस अवस्था में चेंज होता है। कितने वायुमंडल दाब पर जी? 1 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, समझते हैं जी ठोस CO2 का होता है। तो ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या बोलते हैं जी? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए जी कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं जो ऊर्ध्वपातन के है। ठीक है, जैसे नेपथलीन की गोली हो गया, नौसादर अमोनियम क्लोराइड, ये ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। कंप्लीट कपूर भी ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? ठीक है, तो ये पदार्थ कौन सा जी? ऑक्सीजन है। कौन सा पदार्थ है जी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है। तो विसरण क्या होता है जी? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पदार्थ के कण एक स्थान से इस स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र रूप से समान रूप में वितरित होते हैं। ठीक है, जैसे इत्र की सुगंध। इत्र की सुगंध जो होती है किस वे द्वारा जी एक स्थान दूसरे स्थान तक जाती है? तो विसरण की प्रक्रिया द्वारा जाती है। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है प्रोटीन। चले जानते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्वेश्चन आएगा कि बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सी है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सी है? प्रोटीन है। प्रोटीन कितने अम्लों से मिलकर बना होता है? तो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। कितने जी? 20 अमीनो अम्ल से मिलकर प्रोटीन बना होता है। फिर पूछा गया क्वेश्चन कि प्रोटीन क्या होते हैं? तो प्रोटीन जो होते हैं विषम बहुलक होते हैं। तो क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन होते हैं ये अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन तीनों प्रकृति के होते हैं, इसलिए प्रोटीन क्या होते हैं जी? तो विषम बहुलक होते हैं। क्या होते हैं जी? विषम बहुलक होते हैं। प्रोटीन क्या होते हैं? विषम बहुलक होते हैं। देखो जी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे आगे पूछा जाएगा कि सब मानव जगत में जो जीव जगत होते हैं तो सबसे अधिक कौन सी प्रोटीन पाई जाती है जीव जगत में? तो ये होती है कोलेजन। क्या होती है जी? कोलेजन। जो जीव जगत में सबसे अधिक पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है जी? कोलेजन। और देखो जी ये कोलेजन न तो रोगों से लड़ने में ये सहायता करती है, न संक्रमण रोकती है, और न ये कोई एंजाइम है। ठीक है, न तो कोई एंजाइम है ये और न यह संक्रमण को रोकती है। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूक्लिक एसिड हम पढ़ेंगे इसको बायोलॉजी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं, थर्ड तो हो गया जी, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है, ठीक है। तो तापमान में कमी, हाँ जी, तापमान में वृद्धि होगा तभी वाष्पीकरण में वृद्धि होता है, तो तापमान में कमी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी क्षेत्रफल बढ़ाकर हम वाष्पीकरण की दर को बढ़ाते हैं। पवन की गति भी तेज करके वाष्पीकरण की गति बढ़ाते हैं। आर्द्रता में कमी, आर्द्रता में कमी यानी मतलब जलवाष्प, यानी जो वायुमंडल में जल कम हो जाएगा तो वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी जी, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है जी, क्वेश्चन नंबर 5 में, 5 क्वेश्चन नंबर क्या बोला गया है 5, हाँ। कौन सा कथन क्या है जी, गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है कि जो वाहनों में आजकल प्रयोग किए जाते हैं सीएनजी का प्रयोग करते हैं, हाँ ये बात सही है जी, सीएनजी का। अस्पतालों में जो ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस कैसी होती है, संपीड़ित होती है, ये भी ऑप्शन सही है। सी नंबर ऑप्शन है गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, हाँ ये भी क्या है जी, सही है। ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस किसे संपीड़ित नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना जी, 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि ठोस पदार्थ के तापमान में वृद्धि करने पर क्या होता है, तब कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है जी, बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया कि सभी द्रव और गैसें क्या होती है, फर्स्ट ऑप्शन, तो सभी द्रव ठोस होती है, नहीं जी, तो सीधा गलत हो जाएगा। सभी द्रव अचालक होती है, नहीं जी। और मान लीजिए जो क्या है जी, वाटर है, वाटर में नमक थोड़ा डालते हैं तो क्या हो जाएगी, चालक हो जाएगी, ऑप्शन नंबर गलती है। विद्युत रोधी है, नहीं जी, तरल होती है। तो सभी द्रव और गैसें क्या होती है, तरल होती है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, तापमान यानी हीटिंग का विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ाने के साथ क्या हीटिंग क्या होता है, बढ़ता है, वही बात है गतिज ऊर्जा वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए कंप्लीट। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन इस यूट्यूब चैनल पर डाला जाएंगे, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्न में कौन सा द्रव के कणों का गुणधर्म नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव के कण अस्थायी होते हैं, नहीं जी, द्रव के कण नियमित रूप से अस्थायी होते हैं, ये चलते रहते हैं, ठीक है, अस्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, ए गलत है। देख लेते हैं, पदार्थ के कणों के बीच घर्षण होता है, हाँ ये बात सही है, रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, ये भी बात सही है। द्रव के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, हाँ जी ये सही है, इसलिए ठोस क्या होते हैं, सबसे कठोर होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है निम्नलिखित में विकल्प में द्रव के गुणधर्म को नहीं दर्शाता है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव में बहाव होता है, हाँ ये बात सही है। इनका आकार बदलता है, हाँ जी, द्रव का आकार बदलता है। गिलास में रखिए गिलास के आकार का, घड़ा में रखिए घड़ा के आकार का, बर्तन में रखिए बर्तन के आकार का हो जाता है कंप्लीट। सेकंड ऑप्शन है कि द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है। अब देखो जी, द्रव का आयतन निश्चित नहीं होता है, स्टेटमेंट दिया गया है। अगर द्रव 1 लीटर है वह गिलास में रखिए तभी 1 लीटर होगा, घड़ा में रखिए तभी वो 1 लीटर होगा जी, चेंज नहीं होगा। तक का आयतन निश्चित नहीं होता, नहीं जी, आयतन का होता है, निश्चित होता है, इसलिए हमारा क्या है जी, स्टेटमेंट ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा कंप्लीट। चलिए ऑप्शन नंबर सी और डी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प ठोस पदार्थ के गुणों को नहीं दर्शाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है उनकी सीमा निश्चित होती है, आयतन भी निश्चित होता है, हाँ फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सही है। उनकी एक निश्चित आकृति होती है, हाँ जी निश्चित आकृति है ठोस की। उसके आकार में परिवर्तन करना कठिन नहीं है, ठीक है, कठिन नहीं है, हाँ जी, उनके आकार में परिवर्तन करना कठिन है, ठोस बहुत जटिल होते हैं, और नहीं बोला गया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। डी बोला बाय बल लगाने पर ये अपना आकार भी बनाए रखते हैं, ठीक है, तो ये सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट क्या है जी, गलत है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कहाँ है जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तन हो जाता है। तो ठोस जब द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको क्या बोलते हैं जी, गलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, गलन, इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन, FUSION। जब ठोस से द्रव में चेंज होते हैं उसको क्या बोलते हैं जी, गलन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्यूज़न।
उदरपातन क्या होता है जी? ठोस से द्रव में चेंज हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में चेंज को क्या बोलते हैं जी? उसको बोलते हैं उदरपातन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिए? फ्यूजन के बारे में पढ़ लिया हम लोग। ठोसीकरण क्या होता है? तो ठोसीकरण होता है द्रव से ठोस में चेंज होना। ठीक है, ये होता है ठोसीकरण। ठीक है, निक्षेपण का होता है। हाँ जी, एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी निक्षेपण से बन सकता है। ठीक है, जानते हैं निक्षेपण का होता है। तो हम एक उदाहरण देखें तो पहले ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है जी? ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और निक्षेपण में क्या होता है जी? तो निक्षेपण में होता है वो गैस से सीधे ठोस में चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं जी? डिपोजिशन है, निक्षेपण बोलते हैं। जस्ट उदरपातन के जस्ट रिवर्सिबल होता है, उल्टा होता है निक्षेपण। कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण यह दर्शाता है कि पदार्थ के कण के बीच रिक्त स्थान होते हैं? ठीक है, पदार्थ के रिक्त स्थान होते हैं बीच में। पानी का उबलना, लोहे के कील का टूटना, नो। अगरबत्ती का जलना, नो। पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरण। तो पोटेशियम परमैंगनेट को या चीनी को पानी में घुला देंगे तो उसके आयतन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगा। ठीक है, समान रूप से उसमें वितरित हो जाएगा, क्योंकि पानी में रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो वही पूछा गया है, पर्याप्त रिक्त स्थान होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर पूछा गया है, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिशील होते हैं? तो गतिज ऊर्जा के कारण होते हैं। क्वेश्चन देख चुके हैं ऊपर जी, कोई ऊर्जा के कारण जी, गतिज ऊर्जा के कारण। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन क्या है जी? गलत है। फर्स्ट ऑप्शन है द्रव्य के कणों के बीच एक बल काम करता है। हाँ जी, बल काम करता है। ठीक है, आकर्षण बल काम करता है द्रव्य के कणों के बीच। सेकंड ऑप्शन है कि द्रव्य के कणों के बीच कार्यरत बल उन्हें एक साथ बांधे रखते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। ठीक है, द्रव्य के जो कण होते हैं उनको एक साथ बांधे रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी है द्रव्य के कणों के बीच आकर्षण बल का सामर्थ्य स्थिर होता है, चाहे द्रव्य किसी भी प्रकार का हो। नहीं जी, ठोस में सबसे अधिक होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद सबसे कम होता है किसमें? गैस में होता है। तो स्थिर नहीं होता है जी, अस्थिर होता है। सबसे अधिक ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा गलत कौन सा हो जाएगा स्टेटमेंट? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि द्रव्य के कण निरंतर गतिशील होते हैं, इसका कारण क्या है? देख चुके हैं जी, क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। गतिज ऊर्जा के कारण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पदार्थ के कणों की निरंतर गतिशील के संबंध में सही है? फर्स्ट ऑप्शन है यदि हम तापमान कम करते हैं तो कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है। नो नो नो, तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है गति ऊर्जा। तापमान में परिवर्तन कर कणों की गति ऊर्जा पर कोई प्रभाव? नो नो नो। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो गति ऊर्जा कम हो जाती है? नो, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गति ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा जी? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जी, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोलाइड में फोम का सही उदाहरण है? तो प्यूमिस। देखिए एक चार्ट हम शॉर्ट वीडियो में डाले हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन रहा है। तो प्यूमिस किसका उदाहरण है जी? कोलाइड का, कोलाइड फोम का उदाहरण है। ठीक है, एक चार्ट है, देख लीजिएगा, शॉर्ट वीडियो बना दिए हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 तो हो गया। 19 नंबर में बोला गया है निम्न में कौन सा विकल्प निलंबन के गुणों को नहीं दर्शाता है? ठीक है, तो निलंबन के गुणों को नहीं दर्शाता है कौन सा जी? चलिए देखते हैं। निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। हाँ जी, ये बात सही है। निलंबन के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं जी? टनल प्रभाव को दर्शाते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है मेरा, गलत पूछा गया है। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है। यानी टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। क्या जी? टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। सेकंड ऑप्शन, निलंबन के कणों को आंखों से नहीं दे सकते हैं। नहीं जी,
निलंबन के कण बड़े होते हैं, इसलिए इनको आँखों से देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट का है, गलत है, क्योंकि हम उनके आँखों से देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी और डी क्या है? स्टेटमेंट सही है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये अस्थायी कण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा स्टेटमेंट क्या है? गलत है, क्योंकि उनको आँखों से देखा जा सकता है उनके कण को। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में क्या बोला गया है जी? बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा समांगी मिश्रण का उदाहरण नहीं है, यानी विषमांगी है। ठीक है, इसमें मतलब अलग अलग कण दिखाई दे देंगे। ठीक है, तो जब जल में तेल डालते हैं तो तेल क्या हो जाता है? ऊपरी ऊपरी सतह पर आकर तैरने लगता है, तो जल और तेल अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो वो कौन सा मिश्रण हो जाएगा? तो विषमांगी। जल और तेल का मिश्रण का हो जाएगा जी? विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। कंप्लीट। चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन बोला गया है विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, तो वही बात है जी। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ दिया गया है? तेल और पानी का मिश्रण। तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं, पानी ऊपरी सतह पर जाकर तैरने लगता है। कंप्लीट। 22 नंबर देखिए क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है जी। ऑप्शन नंबर कहाँ है जी? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जल में घुला हुआ तेल। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए जी। 23 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किसी बिलियन के कोनों का साइज कितना होता है? तो बिलियन के कोनों का साइज 1 नैनोमीटर कितना होता है जी? 1 नैनोमीटर। किसी भी बिलियन के कोनों का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁹9 मीटर। 10⁹9 मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10⁻9 मीटर होता है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 ये देखते हैं कैसे बनेगा। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। एक बिलियन में 120 मिलीलीटर पानी में 40 मिलीलीटर अम्ल है, तब बिलियन के आयतन परसेंटेज के आधार पर सांद्रता का परिकलन कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है जी? इसका आयतन निकालना है। तो जो घुलता है यानी बिलिय बटा बिलियन, तो बिलियन क्या हो जाएगा? विलायक प्लस बिलिय। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 40। कितना हो जाएगा जी? 40 40 अब बाई कितना हो जाएगा? 160 इंटू कितना हो जाएगा जी? 100। काटेंगे तो कितना? 4 मरतबे काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 25%। आंसर क्या हो जाएगा जी इसका? 25%। कंप्लीट। समझ चुके होंगे जी? 25% इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइडल बिलियन के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जो कोलाइडी बिलियन हो गया, कोलाइडी बिलियन का कौन सा कथन क्या है जी? सही है। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन, कोलाइडी कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता है। बहुत छोटा नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब बड़ा होता है। तो स्टेटमेंट का है जी? गलत है। ठीक है जी, कोलाइड बिलियन का जो साइज होता है वो थोड़ा ये गलत है जी। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है। कंप्लीट। बहुत छोटा मतलब देखते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन सी में बोला गया है कोलाइड बिलियन के कण इससे गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है। ठीक है, नहीं जी, गलत बात दिया गया है। कोलाइड बिलियन कण टिंडल प्रभाव को दर्शाते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सी गलत हो जाएगा। बोला गया कोलाइड कण समांगी, नहीं जी, विषमांगी होते हैं। कोलाइड कण क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं ऑप्शन, कोलाइड कणों का आकार बहुत छोटा नहीं होता है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कोलाइड कणों का आकार छोटा होता है। क्या होता है जी? छोटा हो जाता है। ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी? बी। ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट का है जी? सही है। ठीक है, कोलाइड कण का आकार छोटा होता है, ये विषमांगी मिश्रण है और टिनल प्रभाव को दर्शाते हैं। कंप्लीट। तो ऑप्शन नंबर आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? ठीक है जी, इमल्सन। तो जो इमल्सन होता है, जो फेस क्रीम होता है, फेस क्रीम का होता है जी, इमल्सन का उदाहरण होता है। ठीक है, वो चार्ट याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से हम शॉर्ट वीडियो डालकर दिखा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं जी? तो बिले का आयतन बटा बिलियन का आयतन आप परसेंटेज में लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। कंप्लीट। देख लीजिएगा, यहाँ पर आयतन है, यहाँ पर द्रव्यमान दिया गया, चेंजिंग किया हो गया। ऑप्शन देखते रहिएगा जी, यहाँ पर द्रव्यमान है, यहाँ पर आयतन है, द्रव्यमान है, यहाँ पर द्रव्यमान। तो हमको आयतन निकालना, द्रव्यमान से कोई रिलेशन है जी? नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना जी? 28। दूध किसका मिश्रण है?
आसान क्वेश्चन है जी। दूध में वसा होता है, फैट होता है, जल भी होता है, प्रोटीन भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ये सभी का मिश्रण है। ठीक है, दूध में बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, कैल्शियम भी होती है इत्यादि दिया गया ऑप्शन में। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन निलंबन के संबंध में सही है। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। हाँ जी, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, इसके कण दिखाई देते हैं। ठीक है, निलंबन एक समांगी मिश्रण है। निलंबन के कण आँखों के लिए अदृश्य नहीं, ये दिखाई देते हैं आँखों से। ठीक है, ठोस में गैस में परिक्षेपित ठोस पदार्थ निलंबन कहा जाता है नहीं जी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 में बोला गया है कि जेली की स्थिति में निम्न में से कौन सी परिक्षिप्त अवस्था में है। तो जेली किस अवस्था में है जी, ये है जेली की स्थिति में परिक्षिप्त अवस्था में क्या है, द्रव अवस्था है। क्या है जी, द्रव अवस्था। क्या हो जाएगा जी, बी। 31 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूमेरिकल है जी, आसान न्यूमेरिकल एकदम। सांद्रता ज्ञात करना है। तो बिले कितना है जी, 25/बिलियन। तो 250 आप कितना हो जाएगा 25, तो 275 आप परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट। डिवाइड करते हैं इसको 25 से, 11 मरतबे, तो 100/11 कितना हो जाएगा जी, 9.09% कंप्लीट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन, वही सेम क्वेश्चन है, सांद्रता ज्ञात करना है। तो बिलियन, तो बिलियन कितना है जी, देखते हैं बिलियन कितना है, कहाँ से लाइए क्वेश्चन हो ऊपर। तो बिलियन हमारा है 40 ग्राम। पूरा बिलियन कितना हो जाएगा, 340 प्लस 40, 320 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 360। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कट जाएगा 9 मरतबे, और 9 से कितना हो जाएगा 11.11%। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 का बोला गया है कैल्शियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान का होगा। ठीक है, तो कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है 40, अलग एलिमेंट आएगा प्लस लगा देंगे। क्लोरीन कितना होता है 35.5, अब कितना से मल्टीप्लाई, 2 यहाँ पर अणु है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 40 ये कितना हो जाएगा 35 होने का 70, एक कितना हो जाएगा 71, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1 1 1। 1 से 11 AMU चाहे यू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। ऑक्सीजन एक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जी, बनने की संभावना है। ऑक्सीजन अणु क्या है, तो देखिए जी थोड़ा इसको सॉल्यूशन ठीक से देखिएगा। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन अणु होते हैं ये द्विपरमाणु होते हैं। अब समझते हैं गैस के बारे में। जितने भी अक्रिय गैस होते हैं, अक्रिय गैस वो एकल परमाणु होते हैं। नाम देख लेते हैं जी, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। 6 है, 6 अक्रिय गैस है। इसकी परमाणुता कितनी होती है, 1 होती है। तो जितने भी ये 6 के 6 अक्रिय गैस होते हैं इनकी परमाणुता कितनी होती है, 1 होती है। एग्जाम आया वो क्वेश्चन, हीलियम की परमाणुता कितनी होती है, 1 होती है। इसके अलावा जितने भी गैस है, लेते हैं पेन, इसके अलावा जितने गैस है जैसे ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो इन सब की जितने भी इसके अलावा गैसें हैं, 5 और गैसें हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन गैस है। ठीक है, तो इसकी कितनी होती है परमाणुता, 2 होती है। यानी इसके कुल कितने अणु होते हैं, द्विपरमाणु होते हैं कंप्लीट। चलिए कुछ और एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इससे जान लेते हैं। जैसे पूछा जाएगा कि ओजोन की कुल कितनी परमाणु होती है, तो O3 होता है ओजोन का। तो कितने होता है, त्रिपरमाणु होता है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है सल्फर का 8 होता है, तो इसको बोलते हैं बहुपरमाणु। सेलेनियम, अगला आएगा कि सेलेनियम का कितना होता है, तो इसका भी कितना होता है 8 होता है सेलेनियम का। तो इसका भी कितना हो जाएगा, बहुपरमाणु। क्या हो जाएगा जी, बहुपरमाणु कंप्लीट। याद रहेगा ये सब क्वेश्चन। चलती है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जल के अणु में से आपका जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? तो बोलो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 का 2 से मल्टीप्लाई है, 2 अणु है इसके रेशियो। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, डिवाइड कर देंगे तो 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 8, 1 रेशियो 8। इन ऑप्शन नंबर का हो जाएगा जी सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ द्रव्यमान का। द्रव्यमान जो होता है वो आयतन के क्या होता है? जस्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। ठीक है, तो जो का हम बोल रहे थे, ध्यान दीजिए। तो जो ये द्रव्यमान होता है जितना रेशियो होगा वही उसका वॉल्यूम का रेशियो होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हटा देते हैं, 1 रखते हैं, तब यहाँ पर चला जाएगा भी, यानी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम। यानी जितना इसका द्रव्यमान का रेशियो है 1:8, तो वह भी उसका वॉल्यूम का रेशियो भी कितना हो जाएगा? 1:8। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आज जिसके अणु का द्रव्यमान पूछेगा, अणु का आयतन पूछेगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 अणु है। ऑक्सीजन कितने अणु है? 1 अणु है। तो इसका अणु का आयतन हो जाएगा, अणु का जो रेशियो हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 36 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, याद रखिएगा जी, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणुक त्रिज्या कितनी होती है? तो 10⁻10 मीटर होती है। तो जो परमाणु की परमाणुक त्रिज्या किसमें मापते हैं? फर्मी में मापते हैं। किसमें जी? फर्मी में, यानी इसको बोलते हैं 1 फर्मी। ठीक है, 1 फर्मी इक्वल टू कितनी होती है? 10⁻10 मीटर। कंप्लीट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्नलिखित में कौन सी संख्या कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान को दर्शाती है? ठीक है, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? ये 20 होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 40 होता है। 40 यूनिफाइड या 40 AMU एटॉमिक मास यूनिट। कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन। अब हम पर सोल्यूशन करा चुके हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान सूत्र बताना है। द्रव्यमान किसे होगा जी? सोडियम कितना हो जाएगा? 23, और क्लोराइड कितना होता है? 35.5। ऐड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 58.5 यूनिफाइड। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39 में क्या बोला गया है जी? 39 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम पानी के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात क्या है? इससे कोई मतलब नहीं है। अरे भाई, जो H2O होता है इसका आणविक द्रव्यमान तो 18 U तो होता ही है। अरे भाई, इसका 2 हो गया, इसका 16, 18। तो इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो निकालना। ऑक्सीजन और किसका जी? हाइड्रोजन का। कंप्लीट। तो देखते हैं ऑक्सीजन कितना होता है? 16, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। तो 16:2 कहाँ दिया गया है जी? अरे 8:1 नहीं दिया गया है, सीधे दे दिएगा ऑप्शन नंबर सी। कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 नंबर नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। इसका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना होता है? 1, अलग एलिमेंट आएगा तो प्लस। नाइट्रोजन कितना होता है? 14, प्लस। ऑक्सीजन कितना होता है? 16, और 3 से मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा? 48। ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 63 U। कंप्लीट, 63 U। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन बोला है, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक है? तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई का प्रतीक U या AMU, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया है, परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं। हाँ जी, परमाणु क्या होते हैं? कुल मिलाकर विद्युत के उदासीन होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस दोनों चार्ज होता है, तो प्लस माइनस यहाँ से दोनों कट जाएगा। ठीक है, जैसे +2 और किसी पर -2 आ गया तो दोनों कट जाएगा। +1 -1 दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो परमाणु क्या होते हैं? विद्युत क्या होता है जी? उदासीन होता है। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयोजकता पूछा गया है। तो किसी भी तत्व की संयोजकता निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, आपको याद होना चाहिए। अक्रिय गैस जैसे 2 नंबर हीलियम, 10 नंबर नियोन, 18 नंबर आर्गन। ठीक है, आपको निकालना है किसका जी? आपको निकालना है कार्बन का। तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। ठीक है, तो बताइए जी 6 किसके नज़दीक है? 2 से 4 अधिक है या 10 से 4 कम है? ठीक है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। कंप्लीट। जैसे बोलेगा सोडियम के निकालना है, तो सोडियम कितना होता है? 11 होता है।
10 के नज़दीक है, 1 अधिक है, तो इसके कितनी संख्या है, 1 हो जाएगी। कैल्शियम 18 से 2 अधिक है, तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। किसी भी तत्व का जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसका आप संख्या इस तरह से निकाल सकते हैं। कंप्लीट। चलते हैं, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अपरमाणविक कणों को दर्शाता है। तो थॉमसन ने किसे खोज किया था, इलेक्ट्रॉन ने खोज किया था, ठीक है। ये तो प्रोटॉन बाद में खोजा गया था जी, न्यूट्रॉन तो और बाद में खोजा गया था, ठीक है। और नाभिक के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, तो नाभिक के बारे में बताया गया था, ठीक है। ये उसका नहीं खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन के बारे में ये तो जेम्स हेडविक ने बताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी। 44 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 45 नंबर क्वेश्चन, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, गलत कथन बताना है। परमाणु में एक धन आवेशित केंद्र होता है जिसे नाभिक बोलते हैं। हाँ जी, सही बात है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा है। हाँ जी, नाभिक छोटा ना होगा जी, यही बात क्या जी सही है, गलत पूछा गया है। ऑप्शन नंबर देखते हैं सी में बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमा करते हैं। नहीं जी, दीर्घ वृत्ताकार नहीं जी, केवल वृत्ताकार पथ में, नॉट दीर्घ वृत्ताकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ये स्टेटमेंट क्या है जी, गलत है, इसलिए गलत पूछा गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जी, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 46 नंबर बोला है किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक तो होता है, उसको सूचित करते हैं जेड से। जेड बराबर पी बराबर ई। जितने भी परमाणु संख्या होते हैं उतना ही प्रोटॉन संख्या होता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या होता है, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर, इसके बराबर न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, नो नो नहीं हो सकता है, नो नो नो, आधा कहाँ से हो सकता है, नो। पी प्लस एन तो ए का फॉर्मूला होता है, पूरा मास निकालना हो पी प्लस एन, ठीक है। तो ये परमाणु द्रव्यमान का होता है फॉर्मूला। किसी परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा डी। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, देखेंगे, ठीक है। इतना ही क्वेश्चन है जी, इसी के साथ हमारा जितना भी क्वेश्चन था ALP CBT 1 में जितना क्वेश्चन पूछा गया था, उसका केमिस्ट्री में जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसका पूरा हम सॉल्यूशन देख चुके हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका शॉर्ट वीडियो डाल दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।